हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 विच इज लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए कौन से प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो हमने अब तक कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे हमारा बॉडी जिंदा रहती है, खाना खाने के बाद कैसे एनर्जी निकलता है। वो था एक रफ डायग्राम कि कैसे कैसे किस किस प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जिंदा रहने के लिए हम कैसे पता चलता है हमें कि जिंदा होता है, एक पर्सन जिंदा है या फिर नहीं है, या फिर प्लांट। तो वो था एक बेसिक नॉलेज। तो हमने न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में कि न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, क्यों हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस सब के बारे में हमने अच्छे से क्लियर कर दिया था मैंने आपको। तो उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा आपके टॉपिक के रिलेटेड विच विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं फिर से। न्यूट्रिशन थोड़ा आपको मैं समझा के फिर आगे आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दिया था, थोड़ा थोड़ा अंदर से भी पढ़ाया था न्यूट्रिशन के बारे में कि मेनली तो हमें का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी को जो होता है ना, एनर्जी की जरूरत होता है हमेशा। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह के होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो मेनली ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, जो भी खाना बना सकते हैं। ठीक है, सनलाइट यूज करके उन्हें हम ऑटोट्रोपिक बोलेंगे, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। बट हेटेरोट्रोपिक खुद का खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रोपिक बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया था कैसे सनलाइट को यूज करके प्लांट हमें खुद का खाना खुद बना लेता है, एंड कैसे हम खाने के लिए प्लांट पे या फिर किसी और पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन के बारे में। एंड आपको बताया था कि कैसे सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, फिर सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाटर का स्प्लिट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये था आपका कल का क्लास, कल के वीडियो में जो मैंने आपको, सॉरी, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो देखो यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस लीफ का स्ट्रक्चर आपको क्लियर करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक जो लीफ है ना, लीफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोटिलेडोनस एंड दूसरा होता है डाइकोटिलेडोनस। मोनोकोटिलेडोनस मतलब सिंगल कोटिलेडन, एंड जो डाइकोटिलेडोनस होता है वो यहाँ वहां पे होता है दो कोटिलेडन। तो क्या होता है, जो मोनोकोटिलेडोनस होता है एंड डाइकोटिलेडोनस होता है, जो डाइकोटिलेडोनस में स्टोमाटा हमारा सिर्फ नीचे के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड मोनोकोटिलेडोनस में हमारा स्टोमाटा जो होता है वो बोथ सरफेस में प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो जैसे आप गेहूं के पत्ते देखे होंगे, चावल के, ये सब मोनोकोटिलेडोनस के अंदर जाते हैं। एंड जो डाइकोटिलेडोनस वो हमारे जो गुआवा के प्लांट होते हैं, नॉर्मल जो हम पत्ते देखते हैं ना, जिनका ब्रांचेस बहुत होते हैं, अगर आप पत्ते देखोगे, देखो देखो यहाँ पे क्या कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। बट जो मोनोकोटिलेडोनस होंगे वहां पे सिर्फ पैरेलल ऐसे वेइन ना, वहां पे सिर्फ पैरेलल गए होंगे, ऐसे ब्रांच नहीं निकले होंगे इस जैसा। तो ये होता है डाइकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस में पहले तो आपका आएगा एक वैक्सी क्यूटिकल, जो हमारा जो वाटर एवापोरेशन कम करवाता है। ठीक है, ताकि प्लांट को डिहाइड्रेशन जल्दी ना हो जाए। ठीक है, तो देन आपका आ गया एपिडर्मिस लेयर। आप सिर्फ स्ट्रक्चर याद करो, आप इसके बारे में डिटेल 11th में जाके पढ़ोगे। आप सिर्फ स्ट्रक्चर याद करो। एक तो पहले होता है एक कवरिंग, जैसे हम बॉडी पर हमारा कुछ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। एक वैक्सी क्यूटिकल, एक तो उसके पहला लेयर होता है जो प्रिवेंशन करता है बहुत सारे वाटर इवापोरेशन में। देन आ गया एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये याद रख लो, ऊपर एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल का, एंड नीचे एक एपिडर्मिस एंड ऊपर एक एपिडर्मिस। ठीक है, देन ये आ गया आपका पैरेन्काइमा। ठीक है,
आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ये होता है पैरेन्काइमा, ये होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ऐसे होता है। एंड ये होता है गार्ड सेल स्टोमाटा। मैंने आपको बताया था कि जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उनका जो स्टोमाटा होता है वो नीचे एरिया में रहता है। ठीक है। एंड जो आप देखोगे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, सॉरी ये वर्ड में अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो वो क्या होता है, वो बोथ सरफेस में होता है। ठीक है, तो ये था आपका लीफ का स्ट्रक्चर, थोड़ा याद रखना। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल यहाँ पे होता है। ये जो मेन रिब होता है ना, इस मेन रिब का जो डायमीटर होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल जितना ही होता है। जितना मोटा आपका जो वेइन होगा उतना ही मोटा उसका जो जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो लैमिना है, इसको हम बोलते हैं, ये वेइन से है मिडरिप, जो मिड में जाता है ना उसे मिड रिब बोलते हैं। बस ये हो गया आपका एक लिप्स के बारे। लिप्स का एक इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। ये मतलब ये मोनोकोटिलिडोनस प्लांट के लिए सेम नहीं होगा। वहां पे पैलिसेड पैरेन्काइमा ज्यादा नहीं होगा, सारे वहां पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में आपको देखने को मिलेगा। आप इतना डिटेल मत जाना, सिर्फ ये याद रखना स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी स्ट्रक्चर के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका लिप्स का स्ट्रक्चर। ओके, देन आ गया आपका एक्टिविटी 5.1। वहां पे क्या बोला गया है, तो देखो अ, क्या बोला गया है यहाँ पे। पहले तो आपको एक ऐसे पत्ता लेना है कोई भी, सॉरी, देखो, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लिप्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन। पॉटेड प्लांट मतलब एक पॉट के साथ लगा हुआ होगा, जिस मिट्टी से जॉइंट होगा। विथ वेरीगेटेड लिप्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, क्रोटन प्लांट, जैसे ऐसे ग्रीन, मतलब ऐसे कलर्ड कलर्ड होगा। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्चेस गेट्स यूज्ड अप। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 दिन के लिए रख देना है एक डार्क रूम में, ताकि वो खाना ना बना पाए एंड जो भी उसका स्टोरेज हो वो यूज कर दे। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। उसके बाद क्या करना है आपको, वो सेम पेड़ को लेके बाहर रख देना है 6 घंटे के लिए। तो ये क्या करेगा, स्टार्च स्टार्च फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, आपको क्या करना है, ऐसी एक लीफ तोड़ के उसको घर के अंदर लाना है। एंड उससे क्या करना है, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो देखो मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन समझा समझा दूंगी। तो आपको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट, ठीक है, एक पॉटेड प्लांट को आपको तो पहले अपने घर के अंदर रखना है 3 दिन के लिए। जब उसका स्टार्च, उसका खाना जो स्टोर करके रखा होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तभी वो क्या करना है आपको, तभी आपको मतलब 6 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रख देना है। तो वो क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो खाना बनाना स्टार्ट करेगा। जब उसका खाना बन जाएगा, मतलब 6 घंटे के अंदर तो बन ही जाएगा, तो वो क्या करना है आपको, उससे एक पत्ता लेके आना है, इस टाइप का पत्ता। एंड आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। ऐसे ही एक पत्ता आप पेपर में बना दोगे एंड थोड़ा इसे मार्किंग कर दोगे कि यहाँ पे ग्रीन एरियाज है। आपको पता चल जाएगा देख के। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट के बाद जब देखोगे आपको थोड़ा पता चलना चाहिए, ऐसा थोड़ा मार्किंग कर देना। एंड उसके बाद क्या करना है, आप सेम पत्ते को लेकर लेकर गर्म पानी में डाल देना, बॉयल थोड़ा कर देना। बॉयल क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो सेल वाल होता है उस वो थोड़ा लूज हो जाए। ओके, ठीक है, बॉईल कर देना, उसका जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरो हाँ, वो थोड़ा थोड़ा लूज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये कर देना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेम पत्ता को आपको गर्म पानी से निकालना है। देन आपको क्या करना है, डायरेक्ट अल्कोहल में नहीं डाल सकते आप। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्कोहल आपको एक वाटर बाथ देना है। आप एक कंटेनर में अल्कोहल लोगे, उसके अंदर वो सेम पत्ता डाल दोगे। उसको क्या करना है, एक गर्म पानी के अंदर वो कंटेनर को ही रख देना है। तो उसका जो हीट का जो आएगा ना, उससे ही ये अल्कोहल में डूबे रहना चाहिए। अल्कोहल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा ही गर्म ऑब्जर्व कर पाएगा जैसे। ठीक है, देन उसके बाद उसको अल्कोहल से निकाल देना। जब अल्कोहल से आप निकालोगे, देखोगे कि थोड़ा जो अल्कोहल का कलर ना वो थोड़ा ग्रीन हो गया होगा।
क्योंकि अल्कोहल ऑब्जर्व कर देता है, उसका जो कलर होगा, पिगमेंट्स, वो ऑब्जर्व कर लिया होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वो सेम पत्ता को लेकर आयोडीन में डाल देना है। ठीक है, सेम पत्ता को लेकर आयोडीन में आपको डाल देना है। आयोडीन थोड़ा रेडिश कलर होता है। ठीक है, तो आपको आयोडीन में डाल देना है। आयोडीन से निकाल के आप उसको थोड़ा फिल्टर पेपर में थोड़ा साफ कर देना। एंड उसके बाद देखना, जो डार्क कलर सिर्फ वही प्लेस में होगा जिस प्लेस में ग्रीन कलर आपने मार्क किया था। क्यों? ऐसा क्यों? जब आयोडीन लास्ट में आपका स्टार्च के साथ रिएक्शन किया, वो क्या बन गया, ब्लू या ब्लू टू डार्क, डार्क ब्लू टू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया, बट आप कैसे रिलेट कर सकते हो, जब हम खाना खाते हैं कभी थोड़ा सॉल्ट लेना, उसके ऊपर नींबू निचोड़ देना, आप देखोगे वो सॉल्ट धीरे धीरे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट में होता है स्टार्च, एंड जो हम नींबू डालते हैं, सॉरी, सॉल्ट में होता है आयोडीन, एंड जो हम नींबू डालते हैं वो होता है स्टार्च। तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट, थोड़ा याद रखना है इस एक्सपेरिमेंट को कि कैसे कैसे हुआ, मैंने आपको डिटेली बता दिया है। ठीक है, what can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? ठीक है, तो हमने देखा ना कौन सी एरिया में हमारा स्टार्च था, तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना ये वाला एक्सपेरिमेंट। देन आपका आ गया स्टोमाटा। ठीक है, इस स्टोमाटा के बारे में बताया गया है। व्हाट इज स्टोमाटा? मैंने आपको देखो अभी अभी बताया कि जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होता है उसका बोथ सरफेस में, जैसे कि ये पत्ता हो गया, इसका अपर सरफेस, इसका जो लोअर सरफेस होगा, दोनों सरफेस में आप स्टोमेटा पाओगे। बट जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं उसका सिर्फ नीचे वाला एरिया में आप स्टोमेटा पाओगे। ठीक है, स्टोमाटा क्या होता है, उसका काम क्या होता है? तो मेनली जो स्टोमाटा होता है ना, वो मेनली लीव्स में पाया जाता है। कभी कभी स्टेम में भी हम पा, कुछ कुछ अमाउंट में हम पाते हैं, मतलब मिलता है, इतना नहीं जितना लीव्स में हम पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एनवायरनमेंट में होता है वो कंज्यूम करने में हेल्प करता है। एंड जो वाटर इवापोरेशन होता है ना, वो स्टोमाटल पोर के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, यही काम मेनली स्टोमाटा का होता है। वो कौन से एरिया में रहता है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट में, लीव्स में नीचे वाले एरिया में होता है, एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में बोथ एरिया में होते हैं। प्लांट नहीं, पत्ते में। ठीक है, लीव्स में बोथ है, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस में भी होते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कि क्या क्या बोला है आपके बुक में। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है हमारे एनवायरमेंट से। वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा which are tiny pores present on the surface of the leaves, surface of the leaves, या फिर नीचे वाला सरफेस या फिर अपर वाला सरफेस, वो सरफेस में ही रहता है। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपका है ना बुक में, वो ऐसे पूछ देगा कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, यहाँ पे नीचे वाले एरिया में आपका मिल रहा है क्या, स्टोमाटा। ठीक है, ये याद रखना। तो अम, हाँ, क्या बोला है, एक टाइनी पोर होता है, एक टाइनी पोर जिसके अंदर से हमारा H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लिप्स थ्रू दिस पोर फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए गैसियस एक्सचेंज जो भी होता है वो मैक्सिमम इसके थ्रू होता है। ओके, but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well, होता है, पर ज्यादा से ज्यादा इसके थ्रू होता है। Okay, the plant closes this pore when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of these guard cells. The guard cells swell when water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखो। ये होता है स्टोमाटा, ये पूरे को हम बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा के अंदर क्या क्या होता है, एक तो पहले बीन सेप्ट, बीन सेप्ट आपका हो गया गार्ड सेल। पहले तो आपका गार्ड सेल होता है, उसके बाद पहले तो आपका स्टोमाटाइल पोर होता है, नंबर वन। सेकेंड में आ गया गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है क्या,
ये होता है क्लोरोप्लास्ट, देन ये सब्सिडरी सेल्स आउटर एरिया। ठीक है, तो मेनली ये होता है स्टोमाटा। ठीक है, देखो तो गार्ड सेल का काम क्या होता है। ये देखो अंदर वाला एरिया थोड़ा मोटा होता है एज कम्पेयर टू बाहर वाला, जो ये वाला सरफेस से ये वाला सरफेस थोड़ा मोटा होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, जब पानी आ जाए, देखो ये डिहाइड्रेशन जब हो जाए कि पानी नहीं है, तो ऐसे श्रिंक हो जाएगा एंड जो डोर है वो बंद हो गया। ठीक है, डोर क्लोज हो गया। जब पानी इसके अंदर भरा जाएगा तो वो गुब्बारे जैसा फूल जाएगा एंड वो इस उसका असली शेप में आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो ये ऐसे फूलता जाएगा, तो उसका असली शेप तो बीन शेप है ना, तो असली शेप में आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर एक बेलून का शेप हमें पता नहीं होता है, वो ऐसे पतला सा होती होके रहता है, बट जब हम उसके अंदर पानी भर देते हैं तो उसका असली शेप में वो आ जाता है। ठीक है, तो इसका असली शेप में जब आ गया तो ये पोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको समझ में आया कि कैसे उसका काम होता है, पोर ओपन कैसे होता है, स्टोमाटल पोर ओपन कैसे होता है, एंड उसके अंदर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर का आपका एक्सचेंज होता है। बट ये नॉर्मल एरिया में जो प्लांट होते हैं उसके लिए। बट जब, हाँ, नॉर्मल एरिया में जो प्लांट होते हैं दिन भर स्टोमाटल पोर ओपन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता रहता है, इवापोरेशन जब होता है वो वाटर जब बाहर रिलीज करता रहता है। बट जो होता है ना डेजर्ट प्लांट, वो अगर दिन भर स्टोमाटल पोर अपना ओपन रखेंगे तो वो क्या होगा, अपने पूरे प्लांट बॉडी से सारा ही पानी निकाल देंगे, तो वो डिहाइड्रेशन न हो जाएगा। ठीक है, वो डिहाइड्रेशन होके वो मर जाएंगे, इसीलिए दिन भर वो स्टोमाटल पोर बंद रखते हैं, रात को ओपन रखते हैं कि वो जो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। एंड मैंने आपको बोला था कि कैसे वो अपना इंटरमीडिएट रात में बना के रख देते हैं, जब सनलाइट आता है तभी वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। बट रात में वो पेन रखते हैं एंड दिन में वो क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही सनलाइट होते हैं वहां पे, एंड जो कि उन्हें डिहाइड्रेट कर सकता है उनकी प्लांट बॉडी को। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की कि कैसे ये अपना काम करता है। आप एक तो याद रखना क्या होता है, पहले तो स्टोमाटल पोर होता है, दूसरा गार्ड सेल होता है, तीसरा क्लोरोप्लास्ट होता है, ये होता है सब्सिडरी सेल्स। ये जो सेल आप देख रहे हैं ना, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। क्यों? क्योंकि जब पानी डिहाइड्रेटेड होंगे तभी गार्ड सेल अपने जो असली शेप में आ जाएंगे एंड खुल जाएंगे। बट जब पानी ही नहीं होगा तो तभी वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा एंड ऐसे जो स्टोमेटल पोर वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। द गार्ड सेल swells when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. समझ में आ गया? ठीक है, तो एक्टिविटी 5.2 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे अब तो देखा हमने कि कैसे मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा काम हो रहा है, क्या क्या प्रेजेंस, क्या क्या होना चाहिए। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हमारा क्या खाना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो उसका प्रेजेंस हमें समझा यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे CO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या करना है, दो प्लांट लेना है, तो उसको क्या करना है, डार्क रूम 3 दिन के लिए वही रख देना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट, इसे बेल जार के अंदर उसको रख देना है, एक के अंदर तो KOH ले, एक कुछ भी KOH आपको लेना है। KOH काम क्या करता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगा इस कंटेनर के अंदर वो सारा मतलब ऑब्जर्व कर लेगा। एंड और एक को क्या करना है, बेल जार के अंदर रख देना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खाना बनाने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही खत्म हो जाएगा तो खाना बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे 3 दिन से तो वो डार्क रूम में था, तभी वो सारा स्टार्च खत्म हो गया होगा। बट यहाँ पे जब सनलाइट उसको मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद कुछ लेगा इस कंटेनर के अंदर से, देन वो क्या करेगा, अपना खाना बना देगा। बट यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, तभी वो खाना नहीं बना पाएगा। एंड जब आप इसके एक पत्ता लोगे, इसके एक पत्ता लोगे, अगर आप लेके वही टेस्ट करोगे जो हमने लास्ट में किया था, तो तभी हमें हमें स्टार्च का जो क्वांटिटी है यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, सिंपली यही बोला गया है। तो based on the two activity performed above, we can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तो आपको बोला गया है कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो जो हमें पता चलेगा कि सनलाइट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखो, अगर हम ट्राई करेंगे ना, हो भी जाएगा। ठीक है, एक पत्ता लेना, उसको एक ब्लैक कुछ कवर कर लेना, ब्लैक कपड़े हो या फिर कुछ भी, जिससे वो सनलाइट ऑब्जर्व ना कर सके। ठीक है, एंड और कुछ 50% ऑफ लिप्स को आप एक मतलब सनलाइट में छोड़ देना। ठीक है, पत्ते का 50% आप ब्लैक कवर कर देना एंड 50% को सनलाइट के अंदर छोड़ देना। तो क्या होगा, उसके बाद लेके आप जब स्टार्च टेस्ट करवाओगे, तो वो वाला 50% में ना, जो सनलाइट प्रेजेंस में नहीं होगा, उसमें आप स्टार्च टेस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पाओगे। एंड इस वाले एरिया में आपको स्टार्च मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट सेम थिंग इज समथिंग विल बी अप्लाइड हियर कि जो पत्ता होगा वो भी 3 दिन आप एक डार्क रूम में रख देना, क्योंकि स्टार्च भी कंप्लीटली यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप मीट देयर एनर्जी, मैंने आपको बता दिया है रिक्वायरमेंट्स, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। देखो, जैसे कि प्लांट क्या करता है, रूट से वाटर भी लेता है। ठीक है, मिनरल्स भी कुछ कुछ लेता है, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कुछ कुछ फॉर्म्स भी अलग होते हैं उनका, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने शायद मार्क नहीं किए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा याद रखना। ये वाला स्ट्रक्चर एंड ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड और कुछ था क्या? नहीं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, so far we have talked about now how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis taken up from the soil, roots in terrestrial plant, सॉइल से ही लेते हैं, रूट्स के थ्रू। एंड जो भी वाटर एक्सेस बनता है या फिर रिलीज करना होता है, वो किसके थ्रू रिलीज करते हैं, स्टोमाटल पोर के थ्रू। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन फ्रॉम, ठीक है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। इसीलिए जो खेतों में अप्लाई किया जाता है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ हो, मतलब आप पाए होंगे थोड़ा थोड़ा। प्रोटीन होता है मेनली अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में मेनली नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए कुछ अलग कंपाउंड्स भी बनाने के लिए नाइट्रोजन उनको जरूरी होता है। तो दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे वो नाइट्रोजन लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं। तो क्या बोलना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉर्म लाइक नाइट्रेट और नाइट्राइट। आप ये वाले जो टॉपिक है 11th में जाके पढ़ोगे कि कैसे नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है। ये सब के बारे में वहां पे बताया गया है, हुआ है कि कैसे नाइट्रोजन आप सॉइल से एक प्लांट के अंदर जाता है, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो प्लांट लेता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहा है। अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहा है तो वो ऐसे एज ए नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट इस फॉर्म में ले रहा है। ठीक है, तो चलो, देन आपका आ गया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि
ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोफिक क्या होता है? खुद का खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो heterotrophic organisms are adapted to its environment, the form of nutrition differs depending on the type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism. कुछ देखो, जैसे कि एक रैबिट है, वो अपना खाना पास में ही पालेगा कि उसका खाना मूवेबल नहीं है, खुद का खाना खुद खा लेता है बैठ के। बट जो टाइगर होता है, उसका खाने के लिए उसके पीछे दौड़ना भी पड़ता है, जैसे डियर। तो सबका खाना अलग 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 होता है, एस माने मतलब जो एनवायरमेंट देख के सबका खाना अलग अलग होता है। देयर आर रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच food is taken and used by the organism. Some organism break down the food material outside of the body, जैसे कि हमारा एमोइबा होता है, वो क्या करता है? अपना खाना को अपने बॉडी के बाहर ही डिजर्व कर देता है। फंजाई, फंजाई बोल लो, ठीक है। वो क्या करता है? उसका खाना बाहर ही मतलब तोड़ देगा कुछ एंजाइम रिलीज करके, एंड उसके बाद वो खा लेगा, ठीक है। बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हमारा खाना पहले हम खाते हैं, बॉडी के अंदर लेके उसको तोड़ते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, देन हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है एज अ न्यूट्रिशन, एंड हमारे बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी मिलता है उससे, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, यहाँ पे देखो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन absorb इट। एग्जाम्पल लाइक फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। ये वाला लाइन याद रखना। कौन कौन अपना जो खाना वो बॉडी के बाहर तोड़ते हैं एंड उसको सिंप्लीफाई करके अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो एक है फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स। मतलब फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स ही एक फंजाई होता है, लाइक ईस्ट भी एक फंजाई होता है, मशरूम, ये सब फंजाई के अंदर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि फंजाई एक अलग है, ब्रेड मोल्ड अलग है, ये ईस्ट अलग है, मशरूम अलग है, नहीं। ये सब ही फंजाई है, बट फंजाई के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। अदर टेक इन अ होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, जैसे हम ह्यूमंस, ह्यूमंस अपने बॉडी के अंदर लेके खाना को तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, यूज करते हैं एनर्जी के लिए। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड down depends on the body design and functioning, ठीक है। Some other organism derive nutrition from plant or animals without killing them, okay. This parasitic nutritive strategy used by a wide variety of organisms like Cuscuta, ticks, lice, leeches, tapeworm. उनको मार, बिना मार कर, मतलब उनको क्या बोल सकते हैं, उनके डेथ हुए बिना, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, एक लाइक हम कुछ मीट खा रहे हैं, तो हमें कोई भी चिकन को मार दिया या फिर एक गोट को मार के हम खाते हैं, बट कुछ कुछ प्राणियां ऐसे होते हैं जो बिना मार के भी खा सकते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे टिक्स होते हैं। आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे मुझे नहीं पता, बट एक जो कुत्ते होते हैं उनके बॉडी में भी पाए जाते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स के स्किन में पाए जाते हैं, कि वो जो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक बोल सकते हैं कि बॉडी के ऊपर मतलब रहते हैं, ठीक है। लाइस, जो होते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइस एंड लीचेस, वो बाहर रहेंगे एंड बिना मार के अपना जो होस्ट होता है उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, बट वो अपना खाना उससे ले लेंगे, ठीक है। तो ये था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैसे अपना खाना किसी और खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? तो सबके लिए अलग अलग होता है, सबके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, सिंगल सेल मल्टीपल सेल के लिए अलग होता है, तो सबके लिए अलग अलग जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो उससे पढ़ाने से पहले मैं कुछ रफ आइडिया दे देती हूँ, जैसे कि सिंगल सेल अमोइबा, ये आपका अमोइबा की एग्जांपल दिया हुआ है। देखो अमोइबा क्या करता है, ये एक पूरा अमोइबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक पूर पार्टिकल देखा तो वो क्या किया, इसका स्यूडोपोडिया निकाला, वो इसको कवर कर देगा, देन ये फूड पार्टिकल को डिजोल्व कर देगा, देन उसके अंदर ले लेगा। तो ये हो गया सिंगल सेल। सिंगल सेल तो पैरामीशियम भी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे कुछ कुछ भी सोच लो, ठीक है। उनका एक
पोर होगा, यहाँ पे गलट बोलते हैं उनको, एंड उनके बॉडी में सीलिया होगा। तो ये सीलिया क्या करेगा, अगर एक फूड पार्टिकल यहाँ पे उन्होंने देख लिया तो इस सीलिया के थ्रू, सीलिया क्या होता है, उनके बॉडी में ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो खाना को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो खाना को ये हेल्प करेंगे कि मूव कर पाएंगे, ठीक है, एंड मूव करके इस ये जो रास्ता होगा उनके बॉडी के लिए, इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये बॉडी के अंदर ले जा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके लिए। देन आपका आ गया हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा का ये टेंटाकल्स होगा ताकि इसके थ्रू ये खाना अपना क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन कैसे ढूंढते हैं वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलो देखेंगे कि कैसे क्या क्या बताया गया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। यस, सबके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन मेनली अपेंडिक्स जो होता है ना हमारे बॉडी में, वो एक अनयूज्ड ऑर्गन होता है, क्योंकि हम जब पहले क्या खाते थे, ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही खाते थे, रॉ मटेरियल बहुत खाते थे, तो वो तभी यूज होता था। बट अभी अपेंडिक्स का यूज बहुत कम ही होता, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होता है, हमारे बॉडी के अंदर है बट वो एक अनयूज ऑर्गन होता है। बट कुछ कुछ एनिमल्स में वो एक्टिव रहते हैं बिकॉज वो वैसा खाना खाते हैं, उनका डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट हो जाता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको मैंने बताया अमोइबा के बारे में, द फूड में बी टेकन इन द एंटायर सरफेस। देखो, वो अपना एंटायर सरफेस यूज कर दिया ना एक खाना को ऑब्जर्व करने के लिए, entire surface, but as the complexity of the organism increases, different part become specialized to perform different function। जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल होता गया, हम ह्यूमन बन गए, एंड हमारा खाना जो खाने के लिए डाइजेस्ट, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में है। देखो कैसे, देखो बहुत ही सुंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बनाया हुआ है भगवान ने, कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, सेल से टिश्यू बना बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वो सब जैसे बनता गया, तो एक सिस्टम बना कि डाइजेशन के लिए सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए अलग सिस्टम, रेस्पिरेशन के अलग सिस्टम, तो सबका सिस्टम अलग अलग बनता गया। ठीक है, for example, amoeba takes in food using temporary finger extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। ये वाला क्या बोला यहाँ पे कि amoeba takes in food using temporary finger like extension which is pseudopodia। ये याद रखना, ये मत भूल जाना। ठीक है, pseudopodia। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one। ओके, जब वो खाना अपने अंदर लेगा, अपने अंदर तो ले लिया खाना, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक फूड वैक्यूल, वहां पे वो सिंप्लीफाई कर देगा एंड अपने साइटोप्लाज्म में मिला देगा लेके। तो यहाँ पे वो वही बोला बोला गया है कि क्या फॉर्म कर रहा है, वो फूड वैक्यूल फॉर्म कर रहा है, एंड इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन व्हिच इन देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो मिला देगा, सिंप्लीफाई करके। ऑब्वियसली हम भी सिंप्लीफाई करके ऑब्जर्व करते हैं, वो भी सिंप्लीफाई करके ही ऑब्जर्व करेगा। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। मैंने आपको बोला था कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने काम एक ही सेल के द्वारा कर लेते हैं, बट हमारे एक्सक्रेशन के आनस होते हैं, यूरिनरी सिस्टम होता है, तो उनके लिए तो सिंगल सेल ही है, जो भी करना है उन्हें एक ही सेल के थ्रू करना है। ठीक है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड वो निकाल देता है। इन पैरामेशियम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना, अमोइबा, अमोइबा तो है ही यूनिसेलुलर, बट ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। द सेल हैज अ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जैसे मैंने आपको बोला गॉलेट होता है वहां पे, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। आपको स्ट्रक्चर मैंने बता के दिखाई, विच ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, उसका जो सरफेस होगा ना ऐसे, सॉरी
कुछ भी बना दे। ऐसे एक अगर पैरामीशियम है तो उसके पूरे सरफेस में आप सिलिया पाओगे, एंड वहां पे एक गलेट होगा। जो भी खाना वो देखेगा वो सिलिया हेल्प करेंगे मूवमेंट से, एंड वो खाना को क्या करेगा, इसके अंदर डाल देगा। तो हो जाएगा उसका। देखो ये वाला थोड़ा याद रखना कि कौन सी पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजीज होता है, किस किस में आप देखोगे। कस्क्यूटा, टिक, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। ठीक है। देन आ गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए तो पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, माउथ से लेकर अनस तक। तो वो होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, जो खाना को सिंपलीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा। देखो, जो पहले आप ऐसे ही याद रखना उसका सीक्वेंस। ठीक है। अगर सीक्वेंस याद नहीं रखे तो आपको एग्जाम में जाके बहुत डिफिकल्टी आ जाएगा कि बार बार आप ऐसे ही देखते रहोगे बुक की कहाँ पर किसके बाद कौन है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। बट उससे अच्छा होगा आप याद रख लेना कि किसके बाद क्या आता है। पहले तो आपको मिलेगा माउथ। माउथ। ठीक है। देन आ जाएगा आपका बक्कल कैविटी। मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी कि माउथ एंड बक्कल कैविटी में डिफरेंस क्या है। माउथ हमारा जो हम बाहर से देखते हैं, बट बक्कल कैविटी जो उसका अंदर का कैविटी होता है उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। देन आपका आ जाएगा फायरिंग्स। देन आपका आ जाएगा, आप साथ साथ नोट भी बना दो, आपको हेल्प हो जाएगा। देन आपका आ जाएगा ओइसोफेगस। देन आपका आ जाएगा जे सेप स्टोमक। जे सेप होता है। देन आपका आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देन लार्ज इंटेस्टाइन। देन आपका आ जाएगा एनस। देन एनल कैनल। ठीक है, ये होता है मेन एरिया, मतलब मेन ऑर्गन बोल सकते हैं हम डाइजेशन के लिए। एसेसरी ऑर्गन जो साइड बाय साइड हेल्प करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होते हैं पैनक्रियास एंड लिवर। ठीक है। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन भी वहां पे थोड़ा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए आप क्या क्या पढ़े कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक तो ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेटेरोट्रोफिक, कुछ कुछ पारास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कुछ कुछ में हम देखते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वीडियो।